हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। वो तो पुराने पारखी हैं एफएनओ के, और अब ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पीएमएस को भी चलाते हैं। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। खुश तो बहुत होंगे आप, बाजार में क्या बॉटम बन गया है आपके हिसाब से या नहीं? ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, मामला रिविजिट हो सकता है नीचे के लेवल्स? नहीं, आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखो तो लास्ट ईयर भी मार्केट जब 18,000 के पास था तब बहुत चिंता थी कि वैल्यूएशंस बहुत रिच हैं। तो वो चिंता एक्चुअली डेफिनेटली कम हुई है एक साल का टाइम करेक्शन के बाद। हम वापस 18,000 पर आए तो हमारा वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स लोअर था, ऑलमोस्ट 19 टाइम्स के पास थे आप। तो एक वो बड़ा कंफर्ट है। और दूसरा, अगर आप वॉलिटिलिटी, आपने ऑप्शंस की बात की, तो वॉलिटिलिटी अब 20% के ऊपर ठहरती नहीं है डेस्पाइट ऑल द मैक्रो हेडविंड्स। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो इनिशियल इंपैक्ट था, जो वॉर का इंपैक्ट था, देखिए वॉर अभी हमने दोबारा देखा कि रशिया की तरफ से एग्रेशन आया था, लेकिन उस सबके बावजूद भी अगर वॉलिटिलिटी 20% के ऊपर नहीं है, इन्फ्लेशन उसकी वजह से ऑलरेडी आपका 9% तक यूएस में चला गया था, तो ऐसा लगता है कि काफी हद तक चीजें फैक्टर होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि मार्केट ने करीब 1.5 साल का पीरियड तो अभी स्पेंड कर दिया है एफआईआई की इस सेलिंग के अंदर, और $8 बिलियन हमने देखा एकदम से जुलाई अगस्त में आया था। उसके बाद से कोई बहुत बड़ी सेलिंग एकदम से देखने को नहीं मिली है। तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट की आउट परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली है इसके अंदर। और यहां पर अगर आप देखिए तो काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछले काफी टाइम से नहीं चले थे। हमने देखा कैपिटल गुड्स में परफॉर्मेंस आया, एबीबी जैसा स्टॉक 2,000 से 3,000 हो गया और मार्केट वही है। तो ऐसी परफॉर्मेंस स्टॉक्स में रह सकती है। हो सकता है टाइम करेक्शन कुछ रहे, लेकिन आपके जो ओवरसोल्ड सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें कुछ फार्मा है, जिसमें सीमेंट है, ऐसे में वो सेक्टर्स भी परफॉर्म करने स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो अभी बात हो ही रही थी कॉल ऑप्शंस की, 17,500, 17,600, 17,700, आपको इसकी तरफ जाता हुआ बाजार नजर आता है? क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद 200, 300, 400 पॉइंट के ऊपर के कॉल ऑप्शंस सस्ते नहीं मिलते। ये एक चेज करने वाली बात हो गई, बस आप रैली को ऑप्शन से चेज कर रहे हैं। इस समय तो सस्ते ऑप्शन नीचे के मिल रहे हैं, 17,700 और 17,100, 17,000, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड टिल्टेड होगा। आप किस तरफ टिल्टेड होंगे इस समय ज्यादा? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड तो डेफिनेटली हो ही सकता है, क्योंकि 17,500 के आसपास अगर कॉल राइटर्स थे मार्केट में, क्योंकि उम्मीद यही थी कि ये महीना 16,500, 17,500 की बैंड के अंदर मोस्टली मार्केट निकाल सकता है। हमने देखा एक फॉल इनिशियली आ गया था, उसके बाद अभी मार्केट 17,500 की तरफ मूव कर रहा है। तो ये लेवल वाइज मेरे ख्याल से मोस्टली तो रेंज बाउंड ही लगता है, क्योंकि कॉल राइटर्स की पोजीशन मेरे ख्याल से 18,000 के आसपास भी इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए। बट वॉलिटिलिटी कम होना रेंज बाउंड मार्केट की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो आपको दोनों तरफ, चाहे वो नीचे पुट ऑप्शंस की पोजीशंस हो, चाहे वो ऊपर कॉल ऑप्शंस की पोजीशंस हो, तो राइटर्स के लिए एक अच्छा टाइम है। ये मैंने पहले भी बोला है कि 18% की वॉलिटिलिटी मार्केट में इज गुड एक्चुअली फॉर ऑप्शन राइटर्स। और आप देखिए तब से मार्केट लगातार रेंज बाउंड ही है पिछले कुछ महीने से। बीच में एक दो बार ऐसा होता है कि मार्केट निकलने की कोशिश करता है, वो होता नहीं है। तो दिस इज अ गुड मार्केट फॉर ऑप्शन राइटर्स। और साइमल्टेनियसली जो स्टॉक पिकर्स हैं, मेरे ख्याल से वहां भी ये मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। हम लोग जो इक्विटी पोर्टफोलियो फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमने देखा कि अल्फा क्रिएट करने का भी बहुत अच्छा समय है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी जो कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनीज थी वही आप पोर्टफोलियो में रखिए, क्योंकि वहां प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है, तो वैल्यूएशन चैलेंज होते हैं। आप ऐसी भी बकेट बना सकते हैं पोर्टफोलियोज की जो सेक्टर्स वैल्यू टू ग्रोथ में मूव कर रहे हैं। जो अभी तक वैल्यू थे, पिछले 10 साल से वैल्यू थे, 14 साल से वैल्यू थे, दे आर मूविंग फ्रॉम वैल्यू टू ग्रोथ। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। और यही होगा इस मार्केट में अगले 2-3 साल, और यहीं से ही आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली अमित, यू आर राइट। जहां पर हम देख रहे हैं बाजार में कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें वॉच आउट करना है। और जिस तरह से अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक तो ग्लोबल फ्रंट पर फैक्टर्स हैं और एक डोमेस्टिक मार्केट्स के अपने भी फैक्टर्स हैं जिस पर नजर रखनी है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि रिजल्ट हैवी काउंटर्स ये पूरा हफ्ता आईटी सेक्टर के नाम रहा, और अगला हफ्ता जो है बैंक्स फाइनेंशियल्स के नाम भी रहने वाला है। कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं, बैंक्स हैं जिनके नतीजे आएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आप कहाँ देख रहे हैं? तो आई थिंक एक ध्यान तो ओवरसोल्ड सेक्टर्स की तरफ डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय है जब आप एक फेस्टिवल सीजन में एंटर कर रहे हैं।
ऐसा समय है जब रॉ मेटेरियल के प्राइसेस भी आपके नीचे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से या तो ओवरसोल्ड स्टॉक्स या ओवरसोल्ड सेक्टर्स, दोनों की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। तो यहां पर मैं अगर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, क्योंकि रुपी आज डेप्रिसिएट हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आता हुआ नहीं देखा। हालांकि मैं मानता हूं कि रुपी, येन, यूरो, पाउंड, इन सबके खिलाफ अगेंस्ट में जो है एप्रिसिएट किया है। तो आप क्रॉस करेंसी का भी अगर लॉस निकाल दीजिए तो 2.5% होता है। उसके बाद भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आज हम 10% डेप्रिसिएट किए, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा टेक्नोलॉजी को एज ए टेलमेंट होना चाहिए। और जितना डाउनग्रेड हमने स्टॉक्स को किया है, उस लिहाज से अगर आप वैल्यूएशन देखिए लार्ज कैप आईटी का आज की डेट में, तो वो 21 टाइम्स के आसपास है। 19 टाइम्स का बेस केस सीन होता है। और मिड कैप के अंदर मैं जरूर मानता हूं आज भी कॉशन की जरूरत है टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हमने पूरा ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्ट कर लिया था। मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में ऑर्डर इनफ्लो की पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा है, और वो हो भी रहा है। आप टीसीएस देखिए तो $8 बिलियन का ऑर्डर इनफ्लो है उसका इस क्वार्टर में, विच इज स्ट्रॉन्ग। इन्फोसिस ने 7 क्वार्टर हाई का ऑर्डर इनफ्लो दिया है, तो करीब $2.74 बिलियन का उसका फ्लोज है। तो प्रॉब्लम आईटी में रहेगी मार्जिन्स की, क्योंकि एट्रिशन उतनी तेजी से कम नहीं हुआ और वो धीरे धीरे होगा। इन्फोसिस वन ऑफ द हाईएस्ट एट्रिशन लार्ज कैप में था, 28% के ऊपर, अभी वो 27 के पास है। बट हमने देखा था Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 में वो 20% था। तो एक बेस वर्क हो सकता है जहां आई थिंक थोड़े थोड़े पुल बैक इन स्टॉक्स में डेफिनेटली आ सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर और है, आप सीमेंट देखिए। सीमेंट के अंदर जो डोमेस्टिक है पूरा, वहां पर रुपी जैसा मैं बात नहीं बोलूंगा, बट रॉ मेटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, पेटकोक के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, जो मॉनसून था इरेटिक था, एक्सटेंड हो गया था, तो ये अपने भाव नहीं बढ़ा पा रहे थे। आज दोनों चीजें उनके फायदे में हो रही हैं। जो रॉ मेटेरियल कॉस्ट है पेटकोक की, वो बहुत ड्रास्टिकली गिरी है, और साथ में जो प्राइसेस हैं, आपने देखा अभी नॉर्थ में प्राइस बढ़ाए 15 रुपए पर बैग से, ईस्ट में बढ़ाने वाले हैं, साउथ इंडिया में 40 रुपए से भाव बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक रिवाइवल थोड़ा सीमेंट पैक में है जो आ सकता है। इनके अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो कैपेसिटी है वो 10% से ग्रो हो रही है, और जो वॉल्यूम है वो 6-7% से ग्रो हो रहा है। तो अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत फास्ट है तो समटाइम्स कंसोलिडेशन होता है स्टॉक्स के अंदर। बट यहाँ के वैल्यूएशन से आई थिंक एक पुलबैक है जो ड्यू है। हमें वो कंपनीज पे फोकस करना है जो बहुत ज्यादा शायद कैपेसिटी एक्सपेंशन ना कर रहे हो, बट उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जहां एबिलिटा पर टन इंडस्ट्री के ऊपर है। आज इंडस्ट्री 817 रुपए के एबिलिटा पर टन पर है, और अगर आप श्री सीमेंट जैसी कंपनीज देखिए तो वो 1000 के पास है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इवेंचुअली उन कंपनीज को वैल्यू देगा इस पैक के अंदर। राइट, एब्सोल्युटली। अमित, ये तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हुए जो आप ओवरसोल्ड जोन थे और वहां पर आपको वैल्यू दिख रही है। एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा है बाजार पर, जो इंडेक्स ट्रेडर है वो भी वॉच आउट करना चाहते हैं कि यूएस मार्केट्स में क्योंकि हम ओवरसोल्ड जोन में थे, वहां एक रिबाउंड शार्प दिखा, और अब जो ये रैली है कुछ दिन तक इंडियन मार्केट्स में जून में जिस तरह की रैली दिखी थी लगभग 1500-2000 पॉइंट्स की एक साथ, वो उसकी भी बातें की जा रही है कि शायद आपको एक बड़ी रैली कंटिन्यूस फॉर्म में दिख जाए इंडिया मार्केट्स में। क्या आपको लगता है ऐसा? तो यूएस मार्केट बहुत क्रिटिकल लेवल्स के पास है, क्योंकि जो कोविड से पहले का जो लेवल था 3400 का S&P का, दैट इज नाउ वेरी क्लोज टू दैट लेवल। हम लोग आज भी 27% दूर हैं उस लेवल से जो हमारा 12400 का लेवल था। तो आउट परफॉर्मेंस हमारी है, बट यूएस मार्केट भी अब बहुत क्रिटिकल लेवल्स के पास है। ऐसे लेवल्स के पास जनरली ऐसा होता है कि जो पोजिशनल शॉर्ट साइड की होती हैं वो कहीं ना कहीं अनवाइंड होती हैं, थोड़ा रिकवरी आती है। जो इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट हॉकिश स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी सुने हैं। और आप कॉमोडिटीज देखिए तो 40-45% डाउन है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को पीक आउट करने में हेल्प करें। लेबर पार्टिसिपेशन यूएस में बढ़ा है, तो ऐसा लगता है जो वेज इन्फ्लेशन बहुत तेजी से शॉर्ट अप हो गया था वो कहीं ना कहीं टेपर होगा। अनफिल्ड वैकेंसीज यूएस में टेपर हो रही हैं। लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं 3.5%, और मेरे ख्याल से अनफिल्ड वैकेंसीज को देखना चाहिए जो लगातार बढ़ रही थी और अभी टेपर हो रही है। और अगर आप चिप्स देखिए, सेमीकंडक्टर, कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी थोड़ी बेटर हुई है, जिस वजह से यूज्ड कार प्राइसेस के भाव भी वहां पर गिरने स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है डिस्पाइट दिस कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एकदम से बहुत 4.25% तक ले गया था यूएस फेड एक्सपेक्टेशन, बट यहां पर अगर इन्फ्लेशन कहीं पीक आउट हुआ तो दैट इज गुड फॉर इक्विटी मार्केट्स इवेंचुअली। द सेम ट्रेंड वी सॉ इन 1970-1980 आल्सो। लोग बोलते हैं 40 साल बाद ये इन्फ्लेशन आया है, 40 साल पहले ये इन्फ्लेशन था,
लेकिन उस समय भी जब इन्फ्लेशन पीक आउट हुआ था 1974 में, इक्विटी मार्केट्स ने बॉटम बनाया था। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो वहां कहां पर होना चाहिए। तो आई थिंक ये एक ट्रेंड वॉच करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमित, इन्फ्लेशन की बात की है आपने, फिर इसी पर आगे आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। इंडिया सीपीआई हायर देन एक्सपेक्टेड हमने देखा, यूएस सीपीआई में भी एलिवेटेड एक्शन देखने को मिला। अब आरबीआई और फेड की तरफ से आगे के स्टांस क्या होंगे? क्या नवंबर की फेड की बैठक में 75 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक्स एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं? So I think एक्सपेक्टेशन तो आप देखिए 100 बिप्स की है, 125 बिप्स की है, क्योंकि 3.25% के आसपास एक्चुअल इंटरेस्ट रेट्स हैं और 4.25% दिसंबर 2022 तक की एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 महीने में रेट और बढ़ाएंगे 100 बिप्स। तो ये एक्सपेक्टेशन तो मार्केट में बिल्डअप हो चुकी और इसी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस की वो 4% के आसपास ऑलरेडी मूव कर चुकी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी फैक्टर हो रही हैं। और आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आप यूएस की तो हमने ये बात की, हमारे इंडियन मार्केट्स में आप एक साल में देखिए तो हमारे इंटरेस्ट रेट्स 4% मई 2021 में करीब 4% का रेट था, आज 5.9 है रिपो। तो 190 बिप्स से हमारे रेट्स बढ़े हैं। बट आपने अगर 10 ईयर जीसेक को देखा हो और उसकी यील्ड देखी हो तो वो 7.5 के आसपास थी और आज भी वही है। तो एक साल से बॉन्ड यील्ड्स वहां हैं। तो जहां पर ये बॉन्ड यील्ड्स इनिशियली शार्पली चल गई थी, तो वहां पर अगर ये एक बेस आई मीन उतना शार्पली मूव नहीं कर रही हैं, तो उससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव चीजें होती हैं वहां पर भी आपको एक रिकवरी देखने को मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि जहां पर बैंक्स में हमने देखा, पीएसयू बैंक्स में हमने देखा कि कुछ बॉन्ड यील्ड्स चलने से एमटीएम लॉस हुए थे, हो सकता है कि वहां पर अब वो लॉसेस आपको देखने को ना मिले अगर ये काफी हद तक इन्फ्लेशन पीक आउट के साथ बॉन्ड यील्ड्स पीक आउट सिनेरियो भी डेवलप हो रहा है। तो आई थिंक उस लिहाज से मिड कैप और ये जो कैटेगरी है थोड़ी ये भी पार्टिसिपेट कर सकती है बैंकिंग के अंदर। राइट, ठीक है, बिल्कुल। ऐसे में हमें तब कुछ वैल्यू क्या आपको वहां भी दिख रही है? जैसे कुछ स्पेसेस थे जिनके बिजनेस मॉडल डायरेक्टली यूरोप से इम्पैक्टेड होते हैं, और हमने देखा कि एक ट्रेंड सा दिख रहा था जहां पर कई सारे स्टॉक्स जिनका बिजनेस यूरोप से है, रेवेन्यू का मेजर चंक लाइक बहुत सारे इंजीनियरिंग काउंटर्स, फोर्जिंग काउंटर्स, टायर काउंटर्स, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे थे, यूपीएल जैसे स्टॉक्स। लेकिन अब वहां एक ट्रेंड रिवर्स सा दिख रहा है। क्या वहां पर भी ओवरसोल्ड जोन था और अब वहां से रिवर्स ट्रेड्स दिख रहे हैं? तो आई थिंक देखिए, यूरोप की कंडीशन आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट हिट कॉन्टिनेंट है और एनर्जी प्राइसेस जिस तरह से आज भी हमारी स्टीप है और हम विंटर सेशन में जा रहे हैं। हालांकि ऐसा मानना चाहिए कि आज जर्मनी ने 85% तक अपनी कैपेसिटीज को फिल कर लिया है, तो शायद उतना बड़ा पैनिक विंटर सेशन में नहीं देखने को मिलेगा। बट फिर भी आई थिंक यूरोप के अंदर सिचुएशन आज भी स्ट्रगल वाली है। उनका जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है आई थिंक वो अभी कंटिन्यू रह सकता है। इंटरेस्ट रेट्स उनको बढ़ाने पड़ेंगे, वो और स्लो डाउन की तरफ लेकर आएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको वो कम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो ट्रेंड ये आ रहा है कि जो एमएनसी कंपनीज यूरोप में हैं, जहां पर अभी यूरोप में ब्लैकआउट हो रहा है, एनर्जी हाई के चक्कर में शटडाउन्स हो रहे हैं, तो वो कंपनीज का अगर इंडिया में ऑपरेशंस हैं या इमर्जिंग मार्केट में ऑपरेशंस हैं और अगर गवर्नमेंट फ्रेंडली या गवर्नमेंट की रिफॉर्म प्रोसेसेस फेवरेबल हैं, तो वो यहां पर डेफिनेटली अपनी अर्निंग्स को रिवाइव करना चाहिए, अपनी ऑर्डर बुक को स्ट्रेंथन करना चाहिए, तभी उनकी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स हैं वो बेटर होंगी। तो आई थिंक इस लिहाज से कुछ एमएनसी कंपनीज इंडिया में यहाँ पर बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। कुछ ट्रेंड हमने ऑलरेडी आते हुए देखे हैं और आई थिंक ये एक चीज है जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आई थिंक एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स फोकस की जा सकती है। अमित, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि इन दिनों फोकस में हैं और वो है फेस्टिवल डिमांड के बेनिफिशियरी। प्री दिवाली रैली तो मार्केट्स में हम आज देख भी चुके हैं, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेंड पूरे दिन मार्केट ने किया, लेकिन आने वाला पूरा हफ्ता जो है फेस्टिवल डिमांड के तौर पर कई सारे सेक्टर्स जैसे कि अपैरल, ज्वेलरी, फुटवेयर फॉर दैट मैटर, क्योंकि फुटवेयर भी अब कहते हैं कि अब नो मोर अ यूटिलिटी, इट्स बिकम अ फैशन स्टेटमेंट, ये सारे स्टॉक्स चल गए हैं। लेकिन इनमें से कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर आप पिक करना चाहें जहां पर अब भी मौके हैं, ऑटोमोबाइल भी हैं इसी लिस्ट में शामिल। देखिए एक सेगमेंट है, अगर आप देखिए हाउसिंग से लिंक
हाउसिंग कैपेक्स से लिंक, वो है प्लाईवुड MDF मार्केट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से डबल डिजिट ग्रोथ आएगा। अदरवाइज और कैटेगरीज के अंदर उतना बड़ा ग्रोथ इस क्वार्टर में नहीं आता हुआ दिख रहा है। इवन अगर आप पेंट्स को भी देखिए तो वहां भी मिड सिंगल डिजिट है। अगर आप पाइप्स को देखिए तो वहां पर निगेटिव ग्रोथ है इस बार। तो उस लिहाज से रिलेटिवली ये एक सेगमेंट है जहां पर आपको थोड़े अच्छे बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, यहाँ पर रिवाइव हो सकता है। दूसरा, आई थिंक जो सेकंड हाफ आएगा, ये 2 क्वार्टर आपके हो जाएंगे, उसके बाद जो थर्ड फोर्थ क्वार्टर होगा वहां पर थोड़ा और ज्यादा बेनिफिट ब्रॉडली कंपनीज को हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है, इन्वेंट्री लेवल्स अगर आप देखिए तो अभी भी हाई कॉस्ट है। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री को निकलने में आई थिंक ये क्वार्टर तक आप देखेंगे कि वो कम हो जाएगा। और रॉ मटेरियल के भाव अगर कम रहते हैं तो ऑब्वियसली क्रूड एक अहम है उसके अंदर, अगर वो भाव आपके कम रहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे। जो मार्जिन हमने 400 बिप्स डिक्लाइन होते हुए देखे थे, अगर वो रिवाइवल आएगा तो मार्केट उन स्टॉक्स को अच्छा आई थिंक पोजीशन करेगा। तो उस कैटेगरी में जो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ कैटेगरी है उसमें डेफिनेटली ये प्लाईवुड MDF और साथ में आई थिंक एक रिवाइवल पेंट्स में आ सकता है, क्योंकि 55% पेंट्स में रॉ मटेरियल का इंपैक्ट रहता है और वो अगर इंपैक्ट थर्ड क्वार्टर से कम हुआ तो आई थिंक उस वजह से वहां पर रिवाइवल आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, और राइट अमित, कई सारे इंटरेस्टिंग व्यूज और इनसाइट्स आपने हमसे शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। चलिए